दोस्तों, शपथ से पहले जो 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने शपथ का पश्चिम बंगाल के अंदर ऐलान किया है, उससे पहले पलटता हुआ खेल नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की क्या एक बार फिर से बंगाल में सरकार बनेगी? क्योंकि ममता बनर्जी तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के किसी भी तरीके से इर्द गिर्द नहीं है, लेकिन बंगाल को लेकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पूरी श्योर है कि 100 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के जरिए घपलेबाजी की है। अब मोदी शाह के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी दोस्तों, जब पुराने फाइल्स, पुरानी चीज़ें खुलनी शुरू होंगी, जो अभी हाल फिलहाल में 4 मई को बंद हुआ है। जो मतगणना हुई है और मतगणना के बाद जो नतीजे सामने आए हैं, उन नतीजों के बाद जो आरोप लगाए गए, और कल तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पर ऐलान किया कि वो अपनी सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगी, यानी कि इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब हर बढ़ते दिन के साथ भाजपा की धड़कनें और तेज बढ़ा दी गई है। बंगाल है बाबू भैया, और बंगाल में जितनी खुशी भाजपा की जीत की गोदी मीडिया और मोदी जी और उनके पूरे भाजपा के लोगों को हो रही है, उस जीत की खुशी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है दोस्तों, और वो ट्विस्ट है सीटों का। जी हाँ, सीटों का। जिन सीटों पर ममता बनर्जी मात्र 15 वोट से हारी हैं, अपनी सीट पर जो ममता बनर्जी 15 वोटों से हारी हैं, 100 वोटों से हारी हैं, उसको लेकर भी कई सारी चीज़ें इस वक्त अब धीरे धीरे करके सामने आने लगी है। और सबसे गजब की बात तो दोस्तों आपको बता दूं, जो हुमायूं कबीर है, जिनका स्टिंग ऑपरेशन रिलीज़ किया गया था चुनाव से पहले, जिन पर 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाया गया था टीएमसी के ज़रिए कि वो 100 करोड़ टीएमसी जो है बीजेपी के साथ मिलकर ये तमाम साठगांठ करते हुए नज़र आए थे, और इस बात की खुद कबूलियत जो है हुमायूं कबीर के ज़रिए भी की गई थी। वो हुमायूं कबीर अपने दोनों सीटों पर जीत जाते हैं ना। कमाल की बात, जो जनता इनको चोर चोट्टा कहकर दौड़ा रही थी, वो जनता इनको इतनी वोट देती है, इतनी वोट देती है दोस्तों, कि अपने एक नहीं बल्कि 2-2 सीटों पर चुनाव जीतते हैं। मतलब समझिए दोस्तों कि समझ में आपको सब कुछ धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि अब मैं जो आपके सामने आंकड़ा रखूंगी और जो बातें कह दी गई है टीएमसी के नेताओं के ज़रिए, जो सीसीटीवी फुटेज मांग लिया गया, उसके बाद मामला और ज़्यादा गंभीर हो गया। दरअसल दोस्तों, एक यूज़र ने शेयर करते हुए लिखा, आप पैटर्न समझिए किस तरीके से विपक्ष के सीएम को बीजेपी ने एसआईआर के ज़रिए वोट काट कर चुनाव हरवा दिया। ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट चुनाव हारी 15,000 वोट से, एसआईआर के वोट काटे गए 51,000। अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला। मतलब आप सोचिए कि एक ही पैटर्न पर हर राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है, सेम चीज़ें। लोगों के दिमाग की घंटी तो बजेगी ना दोस्तों। चुनाव जो है मात्र 4,000 वोट से नई दिल्ली की सीट पर अरविंद केजरीवाल अपनी खुद की सीट हार जाते हैं। एसआईआर में वोट कितने काटे गए थे? 38,000। एमके स्टालिन कोलादपुर सीट से चुनाव हारते 8,795 वोट से। एसआईआर से कितने वोट काटे गए थे यहाँ पर? 1.2 लाख। आगे 2027 में भी 7 राज्यों में चुनाव है, वहाँ बीजेपी ने एसआईआर के ज़रिए लाखों वोट काटे हैं, जिससे बीजेपी को पूरी तरीके से फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आ गया है। ममता स्टालिन के यहाँ एसआईआर हुआ, दोनों हार गए, और ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने वीडियो बनाकर कहा है कि कैसे और किस तरीके का खेल भारतीय जनता लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में लगी हुई है। ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ममता और स्टालिन को हराने के लिए एसआईआर करवाया गया, और एसआईआर में जो वोट्स काटे गए उसका सीधा असर ममता बनर्जी और एमके स्टालिन की सीटों पर देखने सुनने को मिला। वहीं देखिए, एक और यूज़र ने पूरी जानकारी साझा की है, डिटेल साझा किया है, वो आपके सामने स्क्रीन पर मैं रख रही हूँ। आप ये ग्राफ देख लीजिए। पीयूष राय ने क्या शेयर किया है इन ग्राफों में, आप साफ तौर पर एक नज़र डालिए इन ग्राफ पर। कहा जा रहा है कि 49 सीटें जहां जीत का अंतर एसआईआर से हटाई गई है, वहां वोटों की संख्या कम थी। बीजेपी ने 26 सीटें जीती, जबकि टीएमसी ने 21 सीटें जीती हैं, और वो सब कुछ एसआईआर के माध्यम से ही हुआ है। बाकी शैलेंद्र शर्मा है, उन्होंने बताया कि 2011 में ममता बनर्जी ने अपने
बूते पर बंगाल का चुनाव जीता था और 2026 में बीजेपी ने चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों के बूते पर बंगाल का चुनाव लूटा है। तब ममता बनर्जी ने सीपीएम की नीतियों और शासन के खिलाफ न सिर्फ जन आंदोलन खड़ा किया था, बल्कि हर स्तर पर संघर्ष करके बंगाल की सत्ता को हासिल की थी। तब ममता बनर्जी ने तत्कालीन सीपीएम सरकार और उनके खूंखार पार्टी केडार से अकेले लोहा लिया था और चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों की मदद के बगैर। लेकिन बीजेपी ने इस बार बंगाल का चुनाव एजेंसियों और आयोग को शिखंडी की तरह आगे करके लड़ा है। सोचिए, अगर बीजेपी सिर्फ अपने बूते पर बंगाल का चुनाव लड़ती तो उसका क्या हाल होता। दरअसल भले ही बीजेपी खुद को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती हो, पर आज इनके पास बिना प्रशासनिक समर्थन के सड़क पर संघर्ष करने का मादा रखने वाला एक भी नेता इनके नहीं है। बंगाल में तो बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा बीजेपी अब सिर्फ एजेंसियों की गोद में बैठकर हजारों करोड़ के चंदों के जोर पर केडार खड़ा करके और फेक नैरेटिव फैलाकर अपनी सियासत को चमका रही है। और यही कारण है कि हर चुनावी बीजेपी के लिए चुनावी जो है रणनीति जीवन मरण का प्रश्न होता है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर चुनाव हारे और एजेंसियों का सुरक्षा कवच हटा तो इनके साथ क्या होगा। जी हाँ, तो इन्होंने वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे बाबा रामदेव भागे थे रामलीला मैदान से। खैर, इन सब से जो बड़ी त्रसादी है वो ये है कि बीजेपी अब भूल चुकी है कि बदलाव लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। और इसी बंगाल में 2011 में सीपीएम के 34 साल के शासन का अंत ममता बनर्जी ने अपने भरोसे पर जिताया था और वहाँ के लोगों ने उनका भरोसा उनके ऊपर जताकर उनको प्रचंड जीत हासिल करवाई थी। तो अगर बंगाल की जनता वाकई ममता बनर्जी के काम से नाखुश थी तो उन्हें इस बार खुद हटा देती, वैसे जैसे तमिलनाडु की जनता ने एमके स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके के साथ किया था। पर बीजेपी ने ना तो बंगाल की जनता पर भरोसा था और ना ही खुद के केडार पर। इसीलिए बीजेपी पहले चुनाव आयोग को आगे किया, जिसने लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के नाम से 34 लाख संभवतः वैध वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया और फिर पूरे राज्य को छावनी में बनाकर तब्दील कर दिया। संगीन और खौफ के साए में चुनाव के भेष में लूट मचाई गई। इसीलिए बंगाल का चुनाव कोई चुनाव नहीं था, बल्कि लोकतंत्र का सीधे तौर पर चीरहरण, जिसमें बीजेपी दुर्योधन और चुनाव आयोग दुशासन की भूमिका में था और सुप्रीम कोर्ट ने चुपचाप पितामह भीष्म की तरह ये अनर्थ होने दिया। खैर, जब तारीख लिखी जाएगी तो ये ज़रूर दर्ज होगा कि 2026 में बंगाल में बीजेपी जीती नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र हारा था। आगे देखिए, एक यूज़र ने और लिखा कि नैरेटिव बनाम आंकड़े आपको ध्यान से देखना होगा। 993 सीटों में सिर्फ 50 सीटों पर ही टीएमसी का पोस्टल बैलेट में बीजेपी से बढ़त मिली थी। 294 में से 49 सीटों पर एसआईआर का सीधे असर दिखा, जिसमें बीजेपी ने 26, टीएमसी ने 21 और कांग्रेस ने 2 सीट को जीतकर दर्ज हासिल किया। बाकी एक ने बताया कि आप उन्हें पसंद कर सकते हैं, आप उनसे नफरत कर सकते हैं, आप उन्हें गाली दे सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर है जो अन्याय के खिलाफ लड़ना जानती है। ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी भी जानती है कि एक निष्पक्ष चुनाव में वो उन्हें हरा नहीं सकते हैं। अब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। क्या ज़बरदस्त चाल ममता बनर्जी के ज़रिए चल दी गई है। बाकी राहुल गांधी का भी आज सुबह सवेरे ट्वीट आया है। उन्होंने बताया कांग्रेस जो है उन्होंने हमला किया और कहा कि बीजेपी पर एक बार फिर से वोट चोरी जो है वो किया है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि वोट चोरी के ज़रिए कभी सीट चुराई जाती है तो कभी पूरी की पूरी सरकार को ही हड़प ली जाती है। उन्हें आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया है कि लोकसभा में बीजेपी के जो 240 सांसद हैं, उन्होंने मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता हुआ सांसद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए वोट चोरी कर रही है। आगे देखिए, यूथ अगेंस्ट हेट ने भी बताया है कि इंडिया गठबंधन ने इस बार चुनाव परिणाम की तरह 2-4 दिन बेमानी बोलकर चुप नहीं होना चाहिए। इस बार या तो आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए, या तो बीजेपी वाले विपक्ष का बात माने, नहीं तो भाजपा अकेले तानाशाही, उपद्र और गुंडागर्दी करे, विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर दे। मेजर रिफॉर्म्स दैट आर नीडेड, यानी कि पहला, आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड को लिंक किया जाए, जैसे कि आधार और पैन लिंक हुआ है। ये हर वयस्क आधार कार्ड होल्डर को वोटिंग का आधार होना चाहिए। बीजेपी अपने मन से जो ये राज्य में 30-40 लाख जेन्युइन वोटर्स का नाम डिलीट कर देती है, ये गलत है।
दूसरा, दिसंबर 2024 में इलेक्शन कमीशन प्लस बीजेपी ने एक कानून पास किया है कि वोटिंग के 45 दिन बाद पोलिंग बूथ का सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया जाएगा। इसे रद्द करने की मांग हो, और भारत इतना गरीब नहीं है कि सीसीटीवी फुटेज रखने का स्टोरेज उनके पास नहीं है। तीसरा, 2023 का इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट रद्द किया जाए। सीईसी का चयन करने की 3 सदस्यीय पैनल में नरेंद्र मोदी, अमित शाह को बाहर किया जाए। सरकार के लोग अपने गुलाम को ही सीईसी बनाते हैं, उनके लिए धांधली जो है वो रोका जा सके। चौथा, संभव ये हो कि अगले 2 राज्य का चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जाए, जिसमें मोदी लहर की सच्चाई सामने आ जाएगी, पता चलेगा। और संभव तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार में भी 5-5 विधानसभा में बैलेट से मॉक पोल करवाया जाए, जिसमें मोदी लहर का पता हो जाएगा। क्योंकि 2019 पुलवामा घटना के समय जब मोदी लहर अपने चरम पर थी, तब बीजेपी 134 सीट पर आगे थी और टीएमसी 165 पर। 2016 में जब मोदी लहर अपने चरम पर थी, तब दिल्ली में केजरीवाल 67 सीट निकली थी और बीजेपी ने सिर्फ 3। 2023 में छत्तीसगढ़ चुनाव में हर व्यक्ति की जुबान पर भूपेश बघेल का नाम था, लेकिन परिणाम बीजेपी के पक्ष में आया। आगे कुछ ने आंकड़ा शेयर किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी एआईटीसी डिफरेंसेस। बाकी रिजल्ट में आप वेस्ट बंगाल में एसआईआर के माध्यम से देख सकते हैं कि बंगाल के चुनाव में जो है इस बेईमान एसआईआर द्वारा कैसे गेम बदल दिया गया, और आप इन आंकड़ों से भी समझ सकते हैं कि आंकड़ों को कैसे बीजेपी के हक में लाया गया। वहीं ममता बनर्जी के हार के बाद समाजवादी पार्टी अभी से चौकन्ना हो गई है। अखिलेश यादव ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए आईपैक के साथ डील किया था, जिसे उन्होंने रद्द कर दिया है। लगता है कि समाजवादी पार्टी अब नई रणनीति के तहत आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बाकी देखिए, राहुल गांधी ने आज भारतीय जनता पार्टी पर सीधे हमला कर दिया है। उन्होंने लोकसभा में बीजेपी के सांसदों को कहा है कि हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता हुआ घुसपैठिया है। हरियाणा की पूरी सरकार घुसपैठिया है। बाकी दोस्तों, एक और ने बताया, राहुल गांधी के ट्वीट करते हुए रिट्वीट किया है, पत्रकार हैं वो, लिखते चुनाव आयोग पर दबाव बनाना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा उपलब्ध कराए, और इसके लिए जो भी कराना है वो करना चाहिए, क्योंकि अब देश को ये बर्दाश्त नहीं होगा कि ऐसे घपलाबाजी करके कोई सत्ता में और सरकार बना ले। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।